हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जेई एडवांस 2020 पेपर्स के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सॉल्यूशंस हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस थे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस थे और कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस थे फिजिकल केमिस्ट्री में से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस थे: सिंगल डिजिट इंटीजर, न्यूमेरिकल वैल्यू और वन और मोर देन वन। सिंगल डिजिट इंटीजर में आंसर 0 से 9 के बीच में कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती है। ये +3 -1 पर था, यानी इसमें माइनस मार्किंग थी। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें 2 डेसिमल प्लेस तक आपको करेक्ट आंसर फिल करना होता है, ये +4 और 0, यहाँ इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं थी और मोस्टली क्वेश्चन इसी कैटेगरी में थे, यानी 5 क्वेश्चन इसी कैटेगरी में थे। एंड देन वन और मोर देन वन जिसमें पार्शियल मार्किंग का ऑप्शन भी था। कौन कौन से चैप्टर से थे, तो अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, अगेन आयनिक इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स। तो मोस्टली सारे चैप्टर्स को यहाँ पर कवर किया गया है। ये पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चंस पर। कौन कौन से क्वेश्चंस थे और उनके सॉल्यूशंस क्या थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से था और मेरे अकॉर्डिंग एक आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि KMnO4 की रिएक्शन हो रही है। KMnO4 हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि Ki को I2 में कन्वर्ट करेगा और KMnO4 जो है वो रिड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हमें एसिडिक मीडियम नहीं दे रखा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मीडियम है वो एक बेसिक मीडियम है, स्लाइटली बेसिक मीडियम। और स्लाइटली बेसिक मीडियम में जो KMnO4 होता है वो +4 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में कन्वर्ट होता है। बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में वो +4 में कन्वर्ट होता है और स्ट्रांगली अगर बेसिक होता है तो वो +6 में कन्वर्ट होता है। तो राइट नाउ यहाँ पर KMnO4 जो है वो +4 में कन्वर्ट होगा। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखें तो KMnO4 +7 से +4 में जा रहा है, यानी उसके लिए जो चेंज होगा वो कितने का होगा, 3 का। तो KMnO4 का एन फैक्टर हो गया 3। और यहाँ पर हमें आयोडीन के मोल्स दे रखे हैं, तो आयोडीन के लिए जो चेंज हो रहा है, एक आयोडीन के लिए चेंज -1 से 0, यानी 1 का चेंज। बट इन आयोडीन देर आर 2 एटम्स ऑफ आयोडीन, तो इसीलिए यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर KMnO4 और आयोडीन के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना है, यानी इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन। KMnO4 के कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, 4। एन फैक्टर उसका कितना है, 3। आयोडीन के लेट से मोल्स है n, उसका एन फैक्टर है 2। तो आयोडीन के जो मोल्स है वो आ जाएंगे 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप रिडॉक्स को बेसिक लेवल से भी पढ़ते हो तो आई थिंक ये क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक काइनेटिक्स से है क्वेश्चन और ये मोर देन वन में भी करेक्ट है। क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दे रखी है और अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो कह सकते हो कि ये एक SN1 मैकेनिज्म वाली रिएक्शन है, जहाँ पर हम ब्रोमीन को OH से रिप्लेस कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो इनडायरेक्टली आपसे ये कहा जा रहा है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसके लिए हमें कुछ कर्व्स गिवन है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कर्व सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखा जाए फर्स्ट कर्व तो ये है T½ वर्सेस P0, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। A0 कह दो या P0 कह दो, नॉर्मली हम जब डिस्कस करते हैं तो A0 लिखते हैं। तो अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करें तो जो T½ होता है वो T½ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। ln2/K जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, यानी T½ कांस्टेंट होगा। तो आई थिंक ए ऑप्शन जो है वो ट्रू है। बी ऑप्शन पर आते हैं। जो बी ऑप्शन है वो कह रहा है कि इनिशियल रेट जो है वो P0 के इंडिपेंडेंट है, यानी इनिशियल रेट कांस्टेंट है, या यूं कह दो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट है।
जबकि रेट ऑफ रिएक्शन तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज होगी। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इनिशियल रेट भी ज़्यादा होगी और टाइम के साथ कम होगी। बट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करेगी इनिशियल रेट, तो ये एक फॉल्स ऑप्शन हो गया। देन थर्ड वन, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक तरह से देखा जाए तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसे नॉर्मली हम एक्स से लिखते हैं, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, समथिंग लाइक दैट। तो इसका जो कर्व होता है यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, एक तरह से इसे आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हो डिवाइडेड बाय पी नोट। तो ये जो एक्स अपॉन पी नोट का जो कर्व होगा वो विथ टाइम कुछ इस तरह से आएगा, यानी धीरे धीरे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मैक्सिमम क्यू की कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पी नोट होगी। तो ये भी एक फॉल्स ऑप्शन है। और एल एन पी अपॉन पी नोट, टाइम के साथ साथ ये कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी, टाइम के साथ ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो ये भी एक फॉल्स ऑप्शन है। तो यहाँ पर केवल आगरा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बड़ा रिस्की क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि मोर देन वन में केवल एक ही अगर करेक्ट ऑप्शन हो तो लगता है कि नहीं शायद कहीं हम गलत कर रहे हैं, कोई और ऑप्शन भी सही हो सकता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, बाकी तीनों फॉल्स है, केवल आगरा ही करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बहुत केयरफुली करना होता है, क्योंकि एक भी ऑप्शन और एक्स्ट्रा मार्क किया तो -2 हो जाएगा +4 की जगह, और अगर आपने केवल आगरा मार्क किया तो ये +4 होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट क्वेश्चन आसान है, हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, मेनली कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक सिंपल सा ऊपर लाइन होती, फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताइए कौन सा कर्व सही है, और अगर ये सिंगल करेक्ट होता तो इसको सॉल्व करना मुझे लगता बहुत आसान होता। बट केवल इस क्वेश्चन को मोर देन वन कैटेगरी में पुट कर दिया गया, इसीलिए क्वेश्चन जो है टफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रियम से है। इस क्वेश्चन में हम एक वीक बेस को टाइट्रेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। राइट, आप चाहो तो वीक बेस का कोई एग्जांपल अपने माइंड में ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई एग्जांपल जैसे HCl ले सकते हो, वीक बेस का एग्जांपल NH4OH हो गया। द वेरिएशन ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विद द वॉल्यूम ऑफ HA इज गिवन, हमें टाइट्रेशन कर्व गिवन है और इस इंफॉर्मेशन से हमें पीकेबी फाइंड आउट करना है। इस बेस का पीकेबी कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर हम इस कर्व को देखें तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि 6 ml पर एक सडन फॉल हो रहा है पीएच में, मतलब 6 ml पर आप कह सकते हो 6 ml स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पर इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा होगा, ये हम कह सकते हैं। नाउ अगर हम रिएक्शन लिखें जो कि गिवन भी हमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 ml एन HCl यानी स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो अगर उसका 3 ml हम डालते हैं तो क्या होगा, 3 ml पर ये रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 6 ml पर 100% रिएक्शन हो रही है, पूरा ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो 3 ml पर वो 50% रिएक्ट करेगा, यानी 3 ml पर कह सकता हूँ कि इसके A/2 मोल्स रह जाएंगे, और ये जो सॉल्ट है इसके भी A/2 मोल्स बनेंगे। यहाँ पर आप इसे HCl की तरह सोच लो, तो एक तरह से ये जो A- है वो Cl आयन है, जिसका पीएच में कोई रोल नहीं होगा, Cl आयन के कारण या Na+ आयन पीएच में चेंज नहीं करते। तो अब यहाँ पर ये क्या है, एक वीक बेस, और आप कह सकते हो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। एक बेस और अगर उसका कॉन्जुगेट एसिड है तो ये क्या बन जाएगा, बफर, और एक बेसिक बफर होगा जिसकी POH कितनी हो जाएगी, POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट जिसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है A/2, बेस की कंसंट्रेशन भी कितनी है A/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा PKB। और यहाँ गड़बड़ हो सकती है, ये जो कर्व है वो पीएच का है। तो अब अगर हम यहाँ देखें 3 ml पर, ये मैंने 3 ml की बात की है, और 3 ml पर यहाँ से हम पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 3 ml पर पीएच 11 है, तो पीओएच कितनी हो जाएगी 3, तो पीकेबी की वैल्यू हो जाएगी 3। राइट, तो अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफिकली मेनली पॉइंट ये आता है कि कौन सी कितने ml वाला डेटा हम यूज़ करें यहाँ पर, वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पर हमने ये जो बफर सॉल्यूशन वाला डेटा है वो हमने यूज़ किया ताकि उससे इजीली हम पीकेबी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, बट
क्वेश्चन कह सकते हो थोड़ा सा सोचने वाला है, क्योंकि ग्राफ से डायरेक्टली देखते समझ में नहीं आता कि 2 ml का डेटा यूज़ करें या इनिशियल डेटा यूज़ करें या 6 ml का डेटा यूज़ करें। वो डेटा हमें यूज़ करना चाहिए जहाँ पर हमें लग रहा है कि हाँ ये एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे लगता है कि ये इस पेपर का फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे आसान क्वेश्चन है। राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन यूज़ करनी है। दो अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो हम इजीली ए का और बी का वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन लैंग्वेज बहुत क्लियर है, क्वेश्चन में क्लियरिटी है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ए और बी का सॉल्यूशन गिवन है और उसमें ए का मोल फ्रैक्शन पता है 0.25 और दूसरे सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन है 0.5 और इन दोनों सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर भी दे रखे हैं 0.3 बार एंड 0.4 बार। आई थिंक सबको इक्वेशन पता है। वरहाउट्स लॉ के अकॉर्डिंग पी टी इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हमें गिवन है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 0.3 जब ए का मोल फ्रैक्शन है 0.25 इंटू पी ए नोट। बी का मोल फ्रैक्शन ऑब्वियसली 0.75 हो जाएगा इंटू पी बी नोट। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज होकर हो गया 0.4, ए का मोल फ्रैक्शन अब कितना हो गया 0.5 पी ए नोट। तो बी का मोल फ्रैक्शन भी इतना ही होगा क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन तो 1 ही होगा, तो पी बी नॉट। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम यूज़ करें, सिंपल सा है, हमें पी बी नॉट फाइंड आउट करना है तो आप ये कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 0.6 आ जाएगा। मैं वापस इसी को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, इसी को यहाँ पर ये हो जाएगा 0.5 पी ए नॉट और ये हो जाएगा 1.5 पी बी नॉट। और अब इक्वेशन इसमें से 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर बचेगा 0.2 और यहाँ पर आ जाएगा पी बी नोट। तो पी बी नोट की वैल्यू हो गई 0.2। चाहे तो हम पी ए नोट भी अब यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, यानी शॉर्ट आप कह सकते हो 4 मार्क्स है, इजीली स्कोर किए जा सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कह सकते हो कि क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। यानी अगेन क्वेश्चन बहुत ऐसा नहीं टफ है, 2 मैंने लिखा है टफ, बट इसको प्रेजेंट इस तरह से किया है कि समझ में नहीं आता है क्या करें एग्जाम में, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। क्वेश्चन में क्या है, एक H2 मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल एनर्जी ई नोट हमें फाइंड आउट करना है, ई नोट की वैल्यू। और अब अगर हम इस कर्व को देखें तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस चेंज हो रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पहले कम होती है फिर वापस सडनली बढ़ने लगती है और आप सबको पता है इसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस भी पिक्चर में आते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, कॉन्स्टेंट। इस डी नॉट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब अब इससे हम और जितना भी दूर लेके जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी या इन्फानाइट पर पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। मतलब हमें एक 2 हाइड्रोजन एटम दे रखे और उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है एक तरह से डी नॉट डिस्टेंस पर फाइंड आउट करनी है और डी नॉट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी और इन्फानाइट डिस्टेंस पर भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो एज पर दी कर्व चेंज ही नहीं हो रही। तो क्यों ना हम ऐसा सोचें कि ये दोनों एटम्स एक दूसरे से इन्फानाइट डिस्टेंस पर है। इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो यानी इसका मतलब इसका कोई भी फोर्स इस वाले एटम पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका कोई भी फोर्स इस एटम पर नहीं होगा। तो केवल फोर्सेस कहाँ लग रहा है, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक हाइड्रोजन एटम की, सिंपल सा बोहर मॉडल लगाइए, बस ये सोचे कि हमारे पास एक एटम नहीं, हमारे पास 2 एटम हैं।
तो यहाँ पर अब इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रोजन एटम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होती है। और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है 2 इंटू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए कह सकते हो। और गिवन है हाइड्रोजन जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में टोटल एनर्जी का डबल कर दिया। लेकिन ये तो एक एटम की पोटेंशियल एनर्जी हुई, अगर हम इस एटम को भी ऐड करें तो इनटू क्या करना पड़ेगा। हाँ बस अब प्रॉब्लम ये, आंसर तो यही है, लेकिन हमें आंसर किलो जूल पर मोल में चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर 2 एटम्स है। तो पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए एक तो पहले इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करता हूँ तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये पर 2 एटम्स हो गया। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पर मोल हो जाएगा 6.023 इंटू ये 10⁻23 है, राइट, 10⁻23। लेकिन इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट करना होगा तो मैं यहाँ पर इसको 1000 से और डिवाइड करूँ। यस, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, एग्जैक्टली सॉल्व करना होगा, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक हमें करेक्ट आंसर चाहिए। दो जेई ने इसके लिए एक रेंज दी है, बट हम कोशिश करें कि हम एग्जैक्टली सॉल्व करें, बिकॉज रेंज क्या होगी ये कोई फिक्स नहीं होता, हमें पहले से नहीं पता होता। तो हम इसमें कोई एरर ना करें, एग्जैक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर जो जेई ने दिया था वो एक रेंज में दिया था 5240 से लेके 5280 विथ नेगेटिव साइन। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, बट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू नियरली कुछ -5242 के आसपास आती है, लगभग इस तरह से वैल्यू आती है। बट जेई ने एक रेंज में इसका आंसर दिया था -5280 से लेके -5240, राइट। तो देखा जाए तो क्वेश्चन तो आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि बताइए हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब वो पर मोल निकाल सकते हैं, पर 2 एटम निकाल सकते हैं, पर 2 मोल ऑफ एटम निकाल सकते हैं, बट उसको एक कर्व के थ्रू प्रेजेंट किया गया, डिस्टेंस दे दी गई, कर्व दे दिया गया जिसका एज सच कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं है। बस इससे ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये दोनों एटम्स जो है वो एक दूसरे से इन्फाइनाइट सिस्टम पर, इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो फिर मॉलिक्यूल कहना भी एक तरह से कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन आई थिंक बेसिक क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, जहाँ पर हमें गिवन है कैसिटेराइट यानी SnO2, SnO2 की रिएक्शन हो रही है कार्बन के साथ, और उस रिएक्शन के लिए हमें बताना है कि किस टेम्परेचर पर, मिनिमम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन फिजिबल होगी। तो वो एक मिनिमम टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, यानी इसका मतलब वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिस पर डेल्टा जी जस्ट लेस देन जीरो हो जाए। जस्ट लेस देन जीरो का मतलब लिमिटिंग केस में हम बात करेंगे तो इक्वल टू जीरो हो जाए। तो डेल्टा जी हम चाहते हैं कि इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, या यूँ कह सकते हो जस्ट लेस देन ज़ीरो। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, डेल्टा एच और डेल्टा एच की वैल्यू, यानी ताकि ये लेस देन ज़ीरो हो। तो अब सबसे पहले तो इसका डेल्टा एच रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो रिएक्शन हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पर SnO2 कैसिटेराइट को हम रिड्यूस कर रहे हैं कार्बन से, प्रोडक्ट क्या बनेगा, टिन प्लस CO2। इवन प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं ये आप थोड़े डेटा से भी समझ सकते हो कि यहाँ CO2 का डेटा दे रखा है, इसका मतलब CO2 बन रही होगी, SN का डेटा दे रखा है मतलब टिन बन रहा होगा। इस रिएक्शन का डेल्टा एच अगर हम पहले से फाइंड आउट करें तो डेल्टा एच रिएक्शन CO2 का फॉर्मेशन दे रखा है, SnO2 का दे रखा है। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स, वैसे तो रेफरेंस स्टेट में ज़ीरो हम मानते हैं, तो यहाँ पर गिवन नहीं, तो इसका भी डेल्टा एच फॉर्मेशन ज़ीरो और इसका भी ज़ीरो होगा। तो -394
प्लस 581। ये यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आई थिंक 394, 581, तो ये हो जाएगा 6, तो 187। और डेल्टा एस नोट का अगर हम डेटा फाइंड आउट करें, डेल्टा एस रिएक्शन नोट लगा सकते हो आप। तो यहाँ पर अगेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग टिन का डेल एंट्रोपी 52 दे रखा है, CO2 का दे रखा है 210 माइनस 56 माइनस 6। आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 200। हाँ, बट डिफरेंस है कि किलो जूल में है पर मोल, और ये केवल जो है वो जूल में है पर। तो इसको अगर हम ज़ीरो करें तो टेम्परेचर जो है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नोट अपॉन डेल्टा एस नोट, और ये वैल्यू 187 डिवाइडेड बाय इंटू 10⁻³ अपॉन 200। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यू मेरे हिसाब से 935 के आसपास हो जाएगा, 935 के, यानी टेम्परेचर जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन कह सकते हो कि क्वेश्चन जो है फिक्स्ड है, ऑलरेडी बुक्स में भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ नया क्वेश्चन है। बुक्स में अगर आप देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, अगर आप शीट्स भी देखोगे जो मैं प्रोवाइड करता हूँ उसमें इस तरह के 2 क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी जो जेई में पूछा गया। तो एक बहुत बड़ी बात होती है, जेई में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है और आपने उस तरह के क्वेश्चंस पहले किए हैं, इसके चांसेस कम होते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी शीट्स में हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन ये है कि H प्लस आयन कंसनट्रेशन को हम क्या मेंटेन करें ताकि सॉल्यूशन में Zn+2 आयन जिसकी कंसनट्रेशन दे रखी है 0.05 वो प्रेसिपिटेट ना हो, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS। अब सॉल्यूशन में अगर H2S है तो इससे सल्फाइड आयन भी आएंगे, और अगर सल्फाइड आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई तो Zn+2 का प्रेसिपिटेशन होगा। तो अब हमें सबसे पहले तो ये देखना कि सल्फाइड आयन की क्या कंसंट्रेशन होने पर ये Zn+2 प्रेसिपिटेट होगा। तो अगर हम उसकी बात करें तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन, जस्ट अ मिनट, तो सल्फाइड आयन की क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर Zn+2 की कंसंट्रेशन पता है, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन हमें निकालनी जिस पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो, और प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या होती है कि आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जस्ट KSP से ज़्यादा होना चाहिए, यानी फिर से वही बात, लिमिटिंग में ये वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻22 के बराबर हो जानी चाहिए। Zn+2 की कंसंट्रेशन 0.05 अगर हम पुट कर दें तो यहाँ से सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी 0.05, तो ये पॉइंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 25 इंटू 10⁻22, यानी सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन अगर इसके बराबर या इससे ज़्यादा हुई तो प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब हमें सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन को इससे कम रखना है। अब सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपने H2S तो डाल दिया और H2S की कंसंट्रेशन भी दे रखी है, सेट H2S की कंसंट्रेशन है 0.1। यहाँ पर हम देखें तो इस H2S की कंसंट्रेशन गिवन है, सेचुरेटेड है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। वैसे भी देखा जाए तो K1 और K2 का जो वैल्यू है वो 10⁻21 है, यानी H2S आयोनाइज तो होगा लेकिन बहुत कम होगा। लेकिन आप कह सकते हो बहुत सल्फाइड आयन अगर इतनी भी है तब भी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, तो हमें सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन को इससे भी कम मेंटेन करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, तो बाहर से सॉल्यूशन में अगर हम H प्लस आयन ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो अब हमें बताना है कि सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन हम कितनी रखें, तो फिर से वही लिमिटिंग केस में
मान लेते हैं कि हम सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन इतनी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, H प्लस का स्क्वायर। सल्फाइड आयन हम चाहते हैं 25 इंटू 10⁻⁻22। H2S की कंसंट्रेशन फिक्स है, दैट इज 0.1। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ से आ जाएगी 1/5 विच इज़ 0.2। यानी अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमने 0.2 या इससे ज़्यादा रखी हुई है तो ये सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन इससे कम होगी और Zn+2 का कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, राइट। तो दिस इज मिनिमम, यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमें इतनी तो रखनी ही होगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का जो हमने यहाँ डिस्कस किया। तो मेरे हिसाब से 2020 में जो क्वेश्चंस थे, अगर हम थोड़ा सा इनको कंपेयर करें, इवन पेपर 1 से भी मैं पेपर 2 को कंपेयर करता हूँ, तो पेपर 2 कंपेरेटिवली आसान है एज कंपेयर टू पेपर 1। पेपर 2 के क्वेश्चंस क्लियर है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। थैंक यू।